गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में आप लोग को होम असाइनमेंट दिया गया था। आप लोग अटेम्प्ट लिए क्वेश्चन को? 1A में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन एडजॉइंट से रिलेटेड था और जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो नॉन एडजॉइंट क्वेश्चन इन चैप्टर 4 कंप्लीट करना था। इसमें से 50% कितने लोग अटेम्प्ट किए? सर हो गए सारे सॉल्व। इनमें से कोई डाउट भी है? मेरे पास आज मॉड्यूल पड़ा हुआ है, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इनवर्स पे चलेंगे। एडजॉइंट फाइंड करना सबको आ गया है? जिनको डाउट है काइंडली रेज योर हैंड। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जिनको डाउट है, जो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, काइंडली रेज योर हैंड। सो हर एक लोग ओके हो एडजॉइंट में ना? एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 8। ओके, 1B क्वेश्चन 8। Let me see. The total number of matrices formed with the help of 6 different numbers. ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का कम है और पीएनसी कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है। नंबर ऑफ matrices formed with the help of 6 different numbers। ठीक है, तो हम लोग को 6 नंबर को, डिफरेंट नंबर को यूज करके मैट्रिक्स फॉर्म करने, कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। सो सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर भी आपको फोकस करना होगा कि कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पे 6 डिफरेंट नंबर यूज करना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो सबसे पहले आप मैट्रिक्स देखो, 1/6। एक बार रिपीट करो। आप बताओ बच्चा फिर से बताओ ना, क्या मतलब? ये आपका क्या है कि मैट्रिक्स देखो 6 डिफरेंट नंबर आपको दिया हुआ रहेगा। ये डिफरेंट नंबर जो है, अब हम लोग सबसे पहले ये पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं। ये 6 डिफरेंट पर्टिकुलर नंबर्स है। मींस वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ सम नंबर लाइक 1 2 3 4 5 and 6। using 1 2 3 4 5 6 how many matrices you can make? कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं इन नंबर्स को यूज करके? रिपीटेशन नॉट अलाउड।
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इन नंबर को कितने फैशन में अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली इन 6 नंबर को कितने फैशन में अरेंज किया जा सकता है सो दैट वी गेट अ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, या तो 1/6 मैट्रिक्स होगा ऑर्डर में, या फिर आपका मैट्रिक्स 6/1 होगा, या फिर आपका मैट्रिक्स 2/3 होगा, और आपका मैट्रिक्स 3/2 होगा। इसी 4 टाइप के मैट्रिक्स में 6 नंबर यूज किए जा सकते। तो ये जो पोजीशन है आपका, ये जो 6 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन पर ये 6 नंबर जाएंगे। कितने तरीके से जा सकते हैं? 6 factorial. 6 फैक्टोरियल, राइट। सो इन 6 नंबर को यूज करके 1/6 मैट्रिक्स हम लोग 6 फैक्टोरियल मैट्रिसेस बना सकते हैं। सिमिलरली आपका ये जो 6/1 मैट्रिक्स है वो भी आपका 6 फैक्टोरियल टाइम्स बनाया जा सकता है। 6 फैक्टोरियल डिफरेंट मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 6 लोकेशंस है, यहां पे इन 6 नंबर को फिलअप करना है, तो कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो? क्या यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल होगा या कुछ डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है ये भले ही देखने में लग रहा हो कि रो वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कौन सा मेंबर कहाँ पे आता है वो मैटर करता है। तो इन पोजीशन को हम अगर इधर भी कर देना लीनियर फैशन में हम देखें तो वो इक्विवेलेंट वे होगा। व्हाट आई मीन कि ये जो मेरा पोजीशन है 6, इसके इक्विवेलेंट हम ये 6 लीनियर पोजीशंस बना सकते हैं, और यहाँ पे हम एक बार लगा सकते हैं। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? 6 लोग 6 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये भी आपका 6 फैक्टोरियल मैट्रिक्स बनेगा, और 3/2 ऑर्डर का भी 6 फैक्टोरियल मैट्रिक्स बनेगा। सो टोटल कितना हो गया? 4 into 6 factorial. 4 into 6 फैक्टोरियल। समझ में आया सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्लियर है? यस और नो? यस सर। गुड। इनके अलावा भी कोई डाउट? नो सर। ओके। सो और कोई बच्चे को कोई डाउट हो? अगर नहीं है मैं 30 सेकंड तक वेट करता हूं। अगर कोई डाउट नहीं मिलता है तो मैं इनवर्स स्टार्ट करूंगा। सर हाँ बोलो। 4.6 factorial. क्या? फिर से आवाज कट रही है। सर टोटल फैक्टोरियल कैसे आया? अच्छा, टोटल कैसे आया? देखो हमारा यहाँ पे देखो पीएनसी में 2 रूल होता है। एक होता है रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये बताया गया होगा, रूल ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। और दूसरा होता है रूल ऑफ एडिशन। पीएनसी पढ़े हो ना? Yes. तो यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन में लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं पहले वो समझो। पहले रूल ऑफ प्रोडक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे मैं रूल की बात ज्यादा नहीं करूंगा, हम लोग कॉमन सेंस से इसको देखते हैं कि कॉमन सेंस क्या कह रहा है। सबसे पहले ये 6 फैक्टोरियल तो आपको क्लियर है ना? ये जो है आपका 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स 6 फैक्टोरियल होगा। हर एक टाइप का मैट्रिक्स 6 फैक्टोरियल होगा, है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? नंबर ऑफ मैट्रिसेस। सो मैं कितने मैट्रिसेस बना रहा हूं? तो 6 फैक्टोरियल इस टाइप का मैट्रिक्स है ना।
फिर दूसरा आपका, तो क्या मैं इनको प्रोडक्ट में लूंगा या फिर ऐड करना होगा? जस्ट हम वी विल कीप ऑन एडिंग मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स और वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए। जैसे मेरे पास ना 4 तरह का सिक्का है। 1 रुपी कॉइन जो है मेरे पास 20 है, 2 रुपी कॉइन मेरे पास 40 है, और 5 रुपी कॉइन जो है मेरे पास 10 है, और 10 रुपी कॉइन मेरे पास 5 है। मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी शायद आवाज ज्यादा मोर क्लियर होगी, नेटवर्क इशू था शायद, उल्टा वाईफाई में नेटवर्क खराब मिलता। मेरे पास 1 रुपी का कॉइन कितना 20 है, 2 रुपी का 40 है, 5 का 10 है, और 10 का 5 है। तो मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स हुए? मैं ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? ऐड। ऐड करना होगा ना। सो ये जो भी आ रहा है, वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग, ये ऐड करके लिखना होगा। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, तो ये 1/6 ऑर्डर मैट्रिक्स, क्या 6/1 ऑर्डर मैट्रिक्स के कभी इक्वल हो सकता है? नो सर। तो सब अलग अलग है ना। तो ये यस सर। हो गया 1 रुपी कॉइन, ठीक है। ये आपका हो गया 2 रुपी कॉइन। एक एनालॉजी में बता रहा हूं, ये आपका हो गया 5 रुपी कॉइन, ये आपका 10 रुपी कॉइन हो गया, और सारे कॉइन जो है इक्वल अमाउंट में है। सो टोटल कितना हो गया? 4 into 6 फैक्टोरियल हो गया, यस सर। होगा ना। सो ये सब प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल तो वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले कॉमन सेंस लगाओ कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं। मल्टीप्लाई तब करते हैं, बस इतना याद रख लो, मल्टीप्लीकेशन तब करते हैं जब हम लोग कोई एक वर्क करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखो ये 6 लोकेशन है, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन को हम 6 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम 5 लोकेशन से 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो क्या मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया? क्या मैंने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया 2 एलिमेंट से? मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब मैं अगले पोजीशन को फुलफिल करूंगा, फिर अगले पोजीशन को फुलफिल करूंगा। जब मैं लास्ट पोजीशन तक फुलफिलमेंट कर लेता हूं, ठीक है, तब मेरा काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सो एक वर्क के पास कितने स्टेप्स है? 6 स्टेप्स है। जब आप हर एक स्टेप को करते हो तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन करना होता है। जब आपका जॉब डन हो जाता है तो वहां पे समेशन करना होता है। सो ये जो 6 फैक्टोरियल वेज है वो जॉब डन करने का वेज है। देखो 1/6 मैट्रिक्स फॉर्मेशन वेज है। सो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से। फिर ये दूसरे तरीके से मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये भी वर्क मेरा जॉब डन है, ठीक है, जॉब डन। ये भी मेरा जॉब डन है। तो जब जॉब डन हो जाएगा ना, तो उस केस में ऐड करना होगा। यहाँ पे भी देखो जॉब डन है तो ऐड करना होगा। ये भी जॉब डन है, कंप्लीट हो गया, तो ये ऐड करना होगा। लेकिन विद इन ईच जॉब यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग। यू कैन सी हियर कि ईच स्पॉट को आप फुलफिल करोगे तो वहां पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप चल रहे हो। तो जहां पे सिक्वेंशियल स्टेप्स होंगे वहां पे प्रोडक्ट होंगे, जहां पे जॉब डन हो जाएगा वहां पे एडिशन होगा। तो चूंकि मैं पीएनसी अभी बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट आप यहाँ पे सवाल है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अनक्लियर भी हो। तो आप पीएनसी के नोट्स जो सर पढ़ाए ना उसको एक बार जा करके देखिएगा कि रूल ऑफ एडिशन कैसे करना है और रूल ऑफ प्रोडक्ट कैसे करना है। इज इट क्लियर? यस सर। आइए देखिए, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें या दूसरे सवाल में? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ कुछ अगर पॉइंट वाइज पढ़े तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम इनवर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ A into B is identity matrix, if A into B is identity matrix, then A is left inverse of B, inverse of B matrix. If CA equal to I, then A is right inverse of C, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट दिया, वैसे दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही स्टेटमेंट में काम कर सकते थे, ठीक है। कैसे? जब मैं बोल रहा हूं कि A जो है B का लेफ्ट इनवर्स है, तो मैं यहीं पे B को A का राइट इनवर्स बोल सकता हूं ना। सो इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, और B इज राइट इनवर्स ऑफ A, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, C इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो अब यहां पे बात यह है कि A और B का ऑर्डर क्या होगा, या फिर A C का ऑर्डर क्या होगा, किस तरह से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो पहले हम ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्डर से क्या रिलेशन है। सो ऑर्डर का डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, उससे आइडिया लगेगा हमको। सो लेट अस से A का ऑर्डर हमको पता नहीं है, B का भी पता नहीं है, बट RHS का ऑर्डर हमको पता है। तो RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हुआ है, आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे n बाई n ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि A के पास नंबर ऑफ रो जो होगा वो n होगा, यहां पे क्या होगा पता नहीं। सिमिलरली B के पास नंबर ऑफ कॉलम n होगा, उससे पहले क्या होगा पता नहीं, ठीक है। इतनी बात हम लोग को क्लियर। सिमिलरली हम लोग CA की बात कर रहे हैं कि CA इक्वल टू I है, तो यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ नोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कि A का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, B का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रहा। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, जब क्लैरिटी नहीं मिल रहा तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होगा। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तब A का ऑर्डर क्या होगा और B का ऑर्डर क्या होगा, जब मेरा I का ऑर्डर n बाई n एंड I इज n बाई n ऑर्डर, ठीक है, तब क्या होगा। तो इस केस में तो हम लोग साफ देख सकते हैं कि ये n बाई n होगा और B भी आपका n बाई n होगा। सो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम है और दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ पे डिस्कशन जो है इनवर्स का थोड़ा फ्रूटफुल होता है। सो वी डिस्कस इनवर्स ओनली फॉर किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो डेफिनेशन चूंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स का, सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज दैट A के रेस्पेक्ट में राइट इनवर्स B है और A के रेस्पेक्ट में लेफ्ट इनवर्स
सी है, ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूं। तो क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहले टारगेट ये है कि कैन वी शो बी इक्वल टू सी, क्या हम लोग बी बराबर सी दिखा सकते हैं? सो लेट्स ट्राई। अगर b बराबर c हो जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि a के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट इनवर्स यूनिक मैट्रिक्स होता है, राइट। सो हम b बराबर c टारगेट लेते हैं। सो देखते हैं प्रूफ करके कि कैसे प्रूफ होता है। सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। देखिए सी ए इक्वल टू आई है, वी हैव सी ए इक्वल टू आई। सो दोनों साइड हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इस तरह का मल्टीप्लीकेशन तो वैलिड है, हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इनिशियल अगर इक्वल मैट्रिक्स है, सो ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ आइडेंटिकल मैट्रिक्स रिजल्ट शुड बी इक्वल। सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अगर लगाएंगे तो सी ए बी लिख सकता हूं मैं, और यहां पे ये बी हो गया। नाउ आप देखो ए बी कितना लिया गया, ए बी सपोजिशन के थ्रू कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सी आई इक्वल टू बी, दैट मीन्स सी बराबर डी मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जो कंफ्यूजिंग है। मैं ये दोनों चीज सपोज करके चल रहा हूं कि ए में बी मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी मिलता है, और सी में अगर ए मल्टीप्लाई करते तो भी आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे केस में बी और सी बराबर होंगे, ऐसे केस में बी और सी बराबर होंगे। यही चीज हमने शो किया। तो आप जैसे ही देख चुके हो कि सी और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हो रहा है ना। तो हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, ये यूनिक होता है, मतलब कोई डिफरेंट मैट्रिक्स इनवर्स नहीं हो सकता है। मतलब एक मैट्रिक्स अगर इनवर्स है तो दूसरा मैट्रिक्स उसके जो है इनवर्स नहीं हो सकता है। हर एक मैट्रिक्स का अपना इनवर्स है। ठीक है, और ऐसे केस में जैसे ही यूनिक हम डिफाइन करते हैं ना, इस इनवर्स को सिंबलाइज भी कर देते हैं। बी और सी को हम लोग एक नया सिंबल से डिनोट करते हैं, ए की पावर -1। ठीक है, ये आपका न्यू सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। मतलब बी और सी लिख तो सकते हैं आप, लेकिन आप जब ए की पावर -1 लिखेंगे तो इसका एक ही मतलब है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो जैसे ही मैं ए इनवर्स लिखता हूं तो मेरे पास दो बेसिक रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं सपोजिशन से, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास क्रिएट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो यहां पर रिजल्ट ये हुआ कि ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। क्योंकि आप देखो ए इनवर्स में आप ए मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। या ए इनवर्स में राइट ए भी मल्टीप्लाई करो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ना। सो हम लोग को लेफ्ट राइट बोलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि लेफ्ट राइट दोनों बराबर होता है। ठीक है, सो ए का इनवर्स क्या है, ए किसका इनवर्स है, ए इनवर्स का इनवर्स है। तो इनवर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इनवर्स का अगर इनवर्स डिनोट करना है तो हमें -1 लगाना पड़ेगा ना पावर इस पे। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। सो ए डबल इनवर्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, ए पर डबल इनवर्स क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। अब इसमें देखो बहुत छोटा सा मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, बहुत छोटा सा प्रश्न करने जा रहा हूं।
AB equal to 2 iota, where A and B are square matrices. Square matrices. Which one is correct? Which one is correct? A. A inverse is equal to B inverse by 2. B. A inverse is equal to B by 2. C. B inverse is equal to A inverse by 2. D. None. अगर A और B दोनों प्रोडक्ट करने के बाद 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो A का इनवर्स कौन सा है या B का इनवर्स कौन सा होगा, उससे रिलेटेड हम अपने पास क्वेश्चन है। क्या आप लोग को लगता है? तो हम लोग कभी ना नंबर के साथ खेले नहीं है ना। ये 2 आ गया डिवीजन में, ये क्या चीज है, या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हम लोग बहुत ज्यादा देखे नहीं है कि हम इस नंबर को यहाँ पे डिवीजन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। ये सारी चीज हम लोग को थोड़ा सा डिपोर्ट। सर बी है क्या आंसर? हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्व सही कियो, आंसर आपका बी है। ठीक है, तो नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर। तो मुझे तो लगता है कि नंबर को ऐसा करते हैं ना, एक मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख देता हूं मैं। ए बी, ये 2 जो है इसको स्केलर मैट्रिक्स में लिख सकता हूं। 2 2 और 2 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग को स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था? स्केलर मैट्रिक्स का ये मतलब था कि हर एक एलिमेंट को उतने से मल्टीप्लाई कर देता। तो हम ऐसा करते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ वाला। तो आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करना होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखो स्केलर मैट्रिक्स का काम क्या था कि वो प्रोडक्ट करता था ना, तो जितना एलिमेंट होता था स्केलर के पास, वही एलिमेंट सबके में मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे मैट्रिक्स में। सो बेसिकली आरएचएस में आप देखो तो हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हाफ इंटू 2 1, हाफ इंटू 2 1। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सो आरएचएस मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं ना। देखिए ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स में प्रोडक्ट आप अगर किए थे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है प्रोडक्ट में। सो हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए इंटू हाफ 0 0 0 हाफ 0 0 0 हाफ, और इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप देखो क्या हो रहा है, हाफ सारे एलिमेंट में बी में मल्टीप्लाई होगा, तो अदर वे ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स विथ बी इज b by 2। सो ऐसा लग रहा है कि a इनवर्स किसके बराबर है?
ए इनवर्स किसके बराबर है? b/2 का इनवर्स के बराबर है। यहाँ पे हम लोग उल्टा लिखेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए इनवर्स किसके बराबर है मेरा? b/2 के इक्वल है। तब देखो तो नंबर को हम लोग सिंपली यहाँ पे RHS से LHS डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको जहां पे डिवाइड करना है हम लोग कर सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में डिवाइड करना उसमें कर सकते हैं। सो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ए में क्या मल्टीप्लाई कर दिए? b/2 मल्टीप्लाई कर दिए, ए में b/2 मल्टीप्लाई कर दिए, वो आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब b/2 क्या है? ए का इनवर्स है। ऐसे केस में b का इनवर्स हम क्या लिखेंगे? अगर हमें b का इनवर्स लिखना तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम लोग a/2 लिख सकते हैं? क्या a/2 लिख सकता हूं मैं? क्या b का इनवर्स a/2 होगा? क्या b का इनवर्स a/2 होगा? तो आप देखिए ना, b में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आइडेंटिटी मिल रहा है, ये 2 जो b के पास है वो a के पास भी तो हो सकता था यहां से। सो a/2 इंटू b इक्वल टू i। सो b में हम क्या मल्टीप्लाई कर दिए? a/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब b का इनवर्स हुआ ये। सो b इनवर्स इक्वल टू a/2। मतलब जिस मैट्रिक्स को किसी में मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका इनवर्स है। समझ गए? इतनी बात क्लियर हुए? Yes, sir. वेरी गुड। फाइंड इनवर्स ऑफ I minus a if a square equal to 0। I माइनस a का इनवर्स क्या होगा अगर a स्क्वायर का वैल्यू 0 है, जहां पर a आपका डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑप्शन a माइनस आई हो जाएगा, a प्लस आई हो जाएगा, i माइनस a हो जाएगा, मतलब ये अपना इनवर्स है। डी नन ऑफ दिस। इसका इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिफाई करिए प्रोडक्ट करके, किसका प्रोडक्ट करने पे आपको आई वैल्यू मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है।
सर ऑप्शन बी है आंसर। ऑप्शन बी आ रहा है ना, वेरी गुड। बाकी लोग ऑप्शन बी की तरफ देखो और ये समझने की कोशिश करो कि बी मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है। देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू, आई स्क्वायर में लिख सकता हूं, आई स्क्वायर माइनस जीरो मैट्रिक्स को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं और ये आई के बराबर होगा। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, किससे बात करना है? रॉन्ग नंबर है इसका, इतना रॉन्ग नंबर कैसे आ रहा है? हाँ, तो देखिए आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं ना, और ये ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स को हम किसी में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को जीरो ही मिलता है। सो आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई। अब इसको फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं हम लोग, आई माइनस ए और आई प्लस ए इक्वल टू आई। तो आप देख सकते हो कि आई माइनस ए में कौन मल्टीप्लाई हो रहा, आई प्लस ए, और आई प्लस आई प्लस ए को हम लोग ए प्लस आई लिख सकते हैं। सो इसलिए मेरा आई माइनस ए का इनवर्स मैट्रिक्स कौन हुआ, ए प्लस आई हो गया। सो इस तरह से ऑप्शन को हम लोग देख करके बता सकते हैं कि किसका इनवर्स कौन होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। म्यूट कर देते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। इफ ए cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड ए इनवर्स। ऑप्शन भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। B matrix itself, C minus cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1। D none of these। मतलब ए में कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा?
सर ए ऑप्शन है। वेरी गुड। इस केस में ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा ना टेक्निकली इसको बनाएंगे। आप लोग भले ही मल्टीप्लाई करके बनाए हो, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकली बनाऊंगा। लेकिन वो टेक्निक यूज करने के लिए आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी। यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है ना, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हियर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जाना माना मैट्रिक्स है, इसलिए मुझे याद है कि ये ऑर्थोगोनल है। मैं हर एक मैट्रिक्स को ऐसे याद नहीं रख सकता हूं, ठीक है। ये ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या है? ए का इनवर्स है। ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स है। सो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका जो रो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी जो लोग मल्टीप्लाई किए हो, दे आर नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट दे आर मोर करेक्ट देन मी। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है? हाँ, अगर हम याद कर लेते तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। समझ गए? अगर हम कुछ मैट्रिसेस को अगर हम याद कर ले कि इसका क्या प्रॉपर्टी है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को याद कर ले, तो हम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा मैट्रिक्स को पहचानना। लेकिन ये ऑर्थोगोनल में काफी आसान है, बाकी केस में पहचानना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं? उसके लिए सीधा है कि जितने भी कॉलम वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आप करके देख लो। म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट, म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉलम वेक्टर, ईच कॉलम वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? 0 है। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो ये ऐड होकर के 0, और ये तो 0 है ही हर जगह। तो इसका मतलब म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉलम वेक्टर इज 0। देन मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल हो जाएगा। और ऑर्थोगोनल होगा तो उस केस में ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है बाय डेफिनेशन। सो ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये बेसिक ऑफ इनवर्स हो गया है, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट का क्या रूल है। रोल ऑफ एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट का रूल समझने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। वैसे अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं से डिटर्मिनेंट सिखा दूंगा आपको। ओके, देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए बी सी और डी, बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कैसे एडजॉइंट बताया गया? ये दोनों आपस में स्वैप कर लेते हैं डायगोनल एलिमेंट, और इन दोनों में माइनस साइन लग जाता है। तो ये हो जाएगा डी
ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और ए। याद है ना एडजॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स? कैसे एडजॉइंट लिखते हैं? Yes, sir. इस तरीके से लिखते हैं, राइट? सो नाउ चेक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो a इंटू एडजॉइंट ए अगर हम चेक कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये हो गया डी माइनस बी माइनस सी और ए। देखिए क्या मिल रहा, a इंटू डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, उसके बाद माइनस ए बी और प्लस ए बी, 0। अगर हम 2 1 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यहां पे 0 हो रहा प्रोडक्ट, और यहां पे आपका फिर से देखो क्या आ रहा, माइनस बी सी और प्लस ए डी, दैट इज ए डी माइनस बी सी। दिखाई पड़ा कैसा मैट्रिक्स हम लोग को मिला है? इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बता सकते हो? किस टाइप का मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? Yes, क्या sir. आरएचएस मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल। क्या आरएचएस मेरा स्केलर मैट्रिक्स है? डायगोनल में भी ये Yes, sir. Yes, sir. स्केलर मैट्रिक्स है ना? अब देखो, जब ये स्केलर मैट्रिक्स है तब तो हम इसके नंबर को बाहर कर सकते हैं। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस नंबर को बाहर कर लो, ठीक है, ए डी माइनस बी सी कॉमन कर लिए, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 1, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू आइडेंटिटी। और थोड़ी देर पहले ही हम देखे थे कि नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम अगर नंबर को डिवाइड करते हैं तो a में adjoint a whole divided by this number ad minus bc is equal to identity matrix। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a इनवर्स जो है वो adjoint a divided by ad minus bc है ना? a इनवर्स हमको मिल गया, adjoint a divided by ad minus bc। और ये AD माइनस BC क्या है? AD माइनस BC इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये क्या होता है? वैल्यू एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स ए, यही ना बताया गया था। तो इस वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा यहां पे तवज्जो देते हैं और कुछ नए सिंबल में लिख देते हैं, वैल्यू एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स ए। ये वैल्यू जो है, इसी वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। यही जो है तुम्हारा वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए इज नोन एज determinant of A मैट्रिक्स। जहां पे A सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है उस केस में हम लोग इसको डिटरमिनेंट करते हैं, ठीक है? या सेकेंड ऑर्डर क्या, हर ऑर्डर में इस वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में AD माइनस BC होता है सिंपल वैल्यू, ठीक है? तो अब हम ये जो फार्मूला हमारे को मिला है, हम इसको ना थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में ट्राई करके देखेंगे।
हम इसे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में ट्राई करके देखेंगे, और ऐसा देखा गया कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में भी ये करेक्ट होता है। इवन फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स A inverse is equal to adjoint A divided by डिटर्मिनांट A। ठीक है, ये हर एक ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है। 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में दिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स दिखाइए, फोर्थ दिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे फिफ्थ ऑर्डर मैट्रिक्स दिखाइए, और अगर हम लोग जनरल काम करेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम इस पॉइंट को याद कर लें, मतलब सेकेंड ऑर्डर में अगर ये वैलिड है तो थर्ड ऑर्डर में भी ये वैलिड है। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनांट है क्या, कैसे फाइंड करेंगे? जैसे सेकेंड ऑर्डर में तो हमको पता चल गया है ना, AD माइनस BC होता है, बट थर्ड ऑर्डर के लिए डिटर्मिनांट क्या है? सो हमें इस डेफिनेशन से ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स जो है, सबसे पहले हम ए ले लेते हैं, जनरल A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, ऐसा ले सकता हूं मैं। तो इसका को फैक्टर तो सबको पता है ना, सो एडजॉइंट ए में लिख रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। सो A11 का ट्रांसपोज क्या है? A22, A33, माइनस A23 इंटू A32। ये तो एक ही एलिमेंट में ऐसा भर गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कम से कम ऊपर का 3 एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 2 एलिमेंट का क्या हो जाएगा? माइनस में होता है ना, सो माइनस, पहले ऐसा करते हैं प्लस वाला ही लिख लेते हैं, A31, A23 माइनस A21, A33, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है 13 का, वो क्या हो जाएगा? A21, A32, A32, और माइनस A22, A31, A31। इस तरह से हमने तीनों एलिमेंट को लिख लिया है, बस 3 ही एलिमेंट में लिख रहा हूं, बाकी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बेसिकली कैसा दिखाई पड़ रहा? हम ए में एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे, भले ही हमारे पास एक ही रो है या एक कॉलम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसमें एडजॉइंट मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो आपको कॉलम में तब्दील हो जाएगा ना ये।
और बाकी क्या था हमको पता नहीं है, ठीक है, हम उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सो ब्लैंक इस तरह से छोड़ेंगे तो लगेगा कि 0 है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके आप क्या मिलता है। सबसे पहले ना आप रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो, तो रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा अच्छा खासा। देखिए A11 मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, A22 A33 माइनस A32 इंटू A23 और प्लस में A12 मल्टीप्लाई हो रहा है A31 A33 माइनस A21 A33। उसके बाद ये 23 है, उसके बाद क्या मिल रहा है हम लोग को, A13 मल्टीप्लाई टू A12 A32 माइनस A22 इंटू A31। ये एक नंबर हमें मिला है। अब देखिए अगर बाकी के रो को आप मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो क्या नंबर आता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉलम नंबर 1 के साथ, कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ट्राई टू सी द थिंग्स। A21 मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, A22 A33 A22 A33। देखिए A21 मल्टीप्लाई हो रहा है A22 A33 में, ये प्लस में आ रहा है। A22 किस में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस में रिजल्ट देगा। A22 A21 A33, तो देखिए ये सेम नंबर जनरेट हुए, तो ये 0 हो गया। ऐसा ही A21 जो है, देखो एक और नंबर में दिखा रहा हूं, A21 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ। अब हम देखेंगे कि A23 किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट के साथ, ये प्लस में A23 A21 और A32, सी इफ दे आर इक्वल, ये भी 0। इसी तरीके से जितना भी टर्म यहाँ पे बन रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट कॉलम 1 के साथ वो 0 बन रहा है। 21 पोजीशन मेरा 0 पोजीशन है। इसी तरीके से 31 पोजीशन आप चेक करोगे तो ये भी 0 मिलेगा, और आपका 12 पोजीशन भी 0 मिलेगा, और आप 21 पोजीशन चेक करोगे ना तो यही सेम नंबर जनरेट होता है, समझे, सेम नंबर जनरेट होता है। सिमिलरली इसके नीचे 0 होगा और थर्ड में आपका ये 0 और 3 एलिमेंट आपका सेम नंबर जनरेट होता है। तो ये जो सेम नंबर जनरेट हो रहा है ना, इसी नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट कह रहे हैं। इसी नंबर को हम क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट कह रहे हैं। सो जस्ट आप याद रखेंगे कि इस नंबर को हम क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट कह रहे हैं। और इस नंबर का किस तरीके से हम समझे कि ये नंबर मेरा डिटरमिनेंट है। सबसे पहले ये नंबर आप देख लिए, आप ऐसा करो कि सेकेंड रो, क्या आपको ये 21 एलिमेंट 0 समझ में आया अब्राहम? ये 0 समझ में आया। अब आप ऐसा करो कि सेकेंड रो को यहां पे जो सेकेंड कॉलम आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करना है।
समझे? सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के आपको 2 एलिमेंट जनरेट होगा और उसको देखना होगा कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ट्रस्ट मी, बोथ ऑफ दिस नंबर कम टू बी इक्वल। In fact, all the diagonal elements come to be equal. ये रिजल्ट दिखाया तो जा सकता है, लेकिन देखो कितना टाइम टेकिंग है। मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉलम नंबर सेकंड तैयार करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर कुछ अरेंजमेंट करूंगा, तब मुझे दिखाई पड़ेगा इक्वल है। सो ये बात मैं दिखा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ ये बताया कि देखो आपका 1 एलिमेंट तो कुछ आया, ये 0 के बराबर नहीं है इन जनरल, लेकिन बाकी देखो कॉलम नंबर 1 में एलिमेंट 0 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपका 1-2 एलिमेंट 0 होगा, 1-3 एलिमेंट 0 होगा, लेकिन 2-2 एलिमेंट और 3-3 एलिमेंट जो है ये सेम नंबर के बराबर जनरेट होता है। और इसी नंबर को हम लोग इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहते हैं। इस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर रहे हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, समझे? सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर आ रहा है A11 और ये क्या है तुम्हारा C11 है ना। देखो तो A11 का कोफैक्टर क्या लिखे आप?، हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि A11 का कोफैक्टर आपने क्या लिखा? ये नंबर लिखा, इसको C11 लिखेंगे ना, इसको हम लोग C12 लिख सकते हैं और इसे हम लोग C13 लिख सकते हैं, बराबर। तो ये जो नंबर डेवलप हुआ है, इस नंबर को हम लोग डिटरमिनेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली किसके बराबर है? A11 C11, A12 C12 और A13 C13 के इक्वल है। अब देखो ये तुम्हारा क्या था? C11 था ना, ये देखो C11 है, ये आपका C12 है, ये आपका C13 है। तो ये जो नंबर आपका जनरेट हो रहा है, डिटरमिनेंट जो जनरेट हो रहा है, वो A11 C11, A12 C12 और A13 C13। इसको हम लोग जो है स्पेशल नाम क्या दे रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट A है, वैल्यू एसोसिएटेड विथ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। वैल्यू एसोसिएटेड विथ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। समझे? तो डिटरमिनेंट कुछ होता नहीं है, जिस रो का हम लोग एलिमेंट लेते हैं उसी रो का हम लोग को कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना, इसी नंबर को हम लोग डिटरमिनेंट ए करते हैं। ये चीज आपको मैं डेफिनेशन जब डिटरमिनेंट लिखूंगा ना, तो वहां पे ऐसे ही बताऊंगा कि डिटरमिनेंट को इसी तरह से डिफाइन किया गया, बट ये डेफिनेशन का मोटिवेशन में बता रहा हूं कि कहां से आया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन का मोटिवेशन बताया जा रहा है कि वो डेफिनेशन कहां से आया हुआ है। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट जो सेकेंड ऑर्डर में हमने देखा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू i होता है ना। तो यही रिजल्ट आपका थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में भी वैलिड है। ये रिजल्ट सब में वैलिड है। जो भी नंबर जनरेट होता है वो एक फिक्स नंबर जनरेट होता है और उसको आप डिवाइड में लिख सकते हो और उसी को डिटरमिनेंट कहा गया। ठीक है, सो एडजॉइंट का रोल इतना है कि ए में मल्टीप्लाई होकर के स्केलर मैट्रिक्स बनाता है।
रोल ऑफ एडजॉइंट क्या है? रोल ऑफ एडजॉइंट ये है कि A इंटू एडजॉइंट A ऑलवेज एक स्केलर मैट्रिक्स बनाता है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ A आपका डायगोनल एलिमेंट है। ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट क्या है? डिटरमिनेंट A का स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। सो एडजॉइंट का यही रोल है किसी भी मैट्रिक्स में। इतनी बात ग्रास्प कर पाओगे? इसको याद कर लेना है, समझ गए? Yes, sir. वेरी गुड। सो A इंटू एडजॉइंट इस तरह का डिटरमिनेंट होता है, हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखो, अगर हमको A इनवर्स फाइंड करना तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट A फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर देंगे, इनवर्स मिल जाएगा। सो अब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। सो एग्जांपल, फाइंड inverse of 2 1 minus 1 0 1 2 1 0 1 इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे हम लोग। तो काम क्या करना है? एडजॉइंट ए फाइंड करना और डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? एलिमेंट 2 1 1 एलिमेंट, इट्स कोफैक्टर 1, इट्स कोफैक्टर इज 1। एलिमेंट नंबर सेकेंड इन फर्स्ट रो, इसका कोफैक्टर माइनस माइनस प्लस 2। उसके बाद एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट लिया, इसका कोफैक्टर लिया। कोफैक्टर क्लियर है ना? कैसे फाइंड करते हैं? 2 से रिलेटेड जो सब मैट्रिक्स है वो 1 2 और 0 1 है। सो यहाँ पे कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से रिलेटेड जो कोफैक्टर माइनर मैट्रिक्स है वो है 0 2 1 और 1। सो यहाँ पे वैल्यू एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स कितना है? -2 है ना, बट ये माइनस वाला पोजीशन है तो माइनस माइनस मिला करके +2 हो रहा है। सो इसीलिए कोफैक्टर मैंने +2 लिया। ठीक इसी तरीके से -1 का पोजीशन क्या? प्लस वाला है। सो -1 का कोफैक्टर कितना है? ये -1 आ रहा है, तो मैंने ये गलत लिया, यहाँ पे -1 लिखना। अब हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते कितना डिटरमिनेंट आ रहा है। 2 + 2 और +1, ये डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा? 5 आ रहा। डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया? 5 आ गया। अब हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज लगा देंगे। 2 का कोफैक्टर कितना है? 1। 1 का कोफैक्टर कितना है? -2 है और एक माइनस और लग जाएगा, सो ये हो जाएगा 2। -1 का कोफैक्टर कितना है? हम लोग देख चुके हैं -1 है ना, तो ये हो जाएगा -1। अब 0 का कोफैक्टर देखो, ये माइनस का पोजीशन है, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके 1 आ रहा, बट लिखना होगा -1। 1 का कोफैक्टर 2 × 1 -1 मतलब 3, सो इसका कोफैक्टर 3 हो गया। 2 का कोफैक्टर कितना हो गया? 2 × 0 और -1
बट ये माइनस का पोजीशन है, सो +1। 1 का कोफैक्टर 2 + 1 3, 0 का कोफैक्टर 4 बट माइनस में आएगा, और 1 का कोफैक्टर 2 हो गया। देखिए एडजॉइंट ए कितना आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 1 2 1 2 नहीं, 1 -1 और 3, 2 3 -4 -1 1 और 2। ठीक है, तो ये एडजॉइंट हो गया, इसलिए डिटरमिनेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, 1/5 टाइम्स ऑफ 1 -1 3 2 3 -4 -1 1 and 2। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन में ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए, सो हम वेरिफिकेशन करेंगे। सो ए मैट्रिक्स मेरा क्या था, ये है मेरा ए मैट्रिक्स, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एडजॉइंट को। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि बाकी जगह पर 0 आता है या स्केलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं पर हम लोग कुछ मिस्टेक किए। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, 2 × 1 1 × 2 -1 × -1, ये तो 5 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × -1 कितना हुआ, -2 हुआ, 1 × 3 -2 और 3, ये हो गया +1, और ये -1, देखो ये 0 आ गया। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ करो, ये हो गया 6 और ये -6, ये देखो 0 आ रहा है। उसके बाद सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट के साथ, सो कितना हो रहा है, 1 × 2 और 2 × -1, ये 0 आ रहा है। सेकंड का सेकंड के साथ, ये पहला 0 3 और 2 5, देखो ये वाला भी 0 आना चाहिए, ये 0 और ये 0 और ये 5, ऐसा हो रहा है। देखो तो ये लास्ट वाला थर्ड 3 और 2 5, देखो आ गया। कोई भी रैंडम चेक कर सकते हो। तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्रिएट हुआ ना, तो हम पहले ही तो हम लोग डिसाइड किए थे कि A × एडजॉइंट A जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पे जो स्केलर नंबर जो आता है इसी को क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट जो है 5 लाया था, 5 डिवाइड कर दिए, A इनवर्स हम लोग को मिल गया। सो हम लोग जिस काम को जनरल तरीके से कर रहे थे, जिसको अधूरा छोड़े थे, देखो ये काम अधूरा छोड़े थे ना, मैं क्या बोला था कि 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, लेकिन ये हमने दिखाया नहीं, ये तीनों नंबर बराबर आएंगे, ये हमने दिखाया नहीं। बट यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे हम लोग को ये इक्वल दिखाई पड़ गया। ये हर एक केस में होगा, हर एक केस में होगा। और ये जो इक्वल नंबर आता है ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जनरली आपको ये तरीका लगाने का जरूरत बोर्ड क्लास में होगा। ठीक है, ये तरीका जो है बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट मेथड ऑफ इनवर्स, एडजॉइंट मेथड ऑफ इनवर्स इनवर्स फाइंडिंग is important for board.
फॉर बोर्ड। ठीक है, ये जनरली जेईई मेंस इसको टारगेट नहीं करता, लेकिन आपको आना चाहिए। जब बोर्ड आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड की चीजें तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये हम लोग को जानना था। इस तरीके से हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जेईई मेंस में आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगा, जेईई मेंस में सिर्फ रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनवर्स तो हमें पता चल गया, ए इनवर्स चूंकि हम जान चुके हैं कि ये एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए होता है। लेकिन what will happen if determinant a is equal to 0 number? What happens when determinant of a, that is value associated with matrix, is equal to 0? तो इसका जवाब सिंपल है। In that case inverse of matrix is not defined। उस केस में हम लोग इनवर्स डिफाइंड नहीं करते हैं, और ऐसे केस में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज चल रही है इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी ये है कि अ मैट्रिक्स whose inverse exists or defined is defined, whose inverse is defined is said to be invertible matrix। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? एक मैट्रिक्स जिसका इनवर्स डिफाइंड है उसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा, if determinant of a matrix is equal to 0, then matrix A is said to be singular matrix। तीसरा, if determinant of A isn't equal to 0, then A is said to be non-singular matrix। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होगा। और अगर इस टर्मिनोलॉजी पर हम लोग चले तो एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is invertible matrix। ठीक है, तो मैट्रिक्स का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, इनफैक्ट दोनों पार्ट खत्म हो चुका है। मैट्रिक्स में इनवर्स जो होता है लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, सो मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग फंस गए हैं कहां पर आकर के? डिटरमिनेंट पे। ठीक है, सो अगले क्लास में अब हम लोग डिटरमिनेंट पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास डिटरमिनेंट्स होगा। और डिटरमिनेंट्स करने के बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे मैट्रिक्स का या फिर डिटरमिनेंट्स का। सो आज के क्लास में इतना ही है। आपको क्या करना है, जितना भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जिसमें लीनियर इक्वेशन
मौजूद नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना। मैं होम असाइनमेंट लिख देता हूं आज भी, क्या क्या आप लोग कर सकते हो, क्लियर, उसको आपको करना होगा। Yes, sir. हैव अ नाइस डे, Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.